नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए पायदान के साथ। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम एक से बढ़कर एक किरदार से आप सभी को मिलवा रहे हैं। और आज की खास किरदार हैं, क्योंकि आज हम एक मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने हमें चुना। एक ऐसी शख्सियत को हम लेकर आ रहे हैं जिनसे बातें करके, जिनके बारे में जानकर, जिनके तजुर्बों को जानकर, जिनकी जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको जानकर बहुत सारे लोगों की जो निराशा भरी भरी जिंदगी है उसमें कुछ आशा की किरण ज़रूर दिखाई देगी। और आशा ही नहीं, मुझे लगता है विश्वास के साथ हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आज एक बेहतरीन शख्सियत से आपको मिलवाने आई। वादा पूरा किया मैंने। 104वें पायदान पर, यानी कि 104 एपिसोड आज हमारे पूरे हो रहे हैं। और इन 104 एपिसोड में आज एक बेहतरीन किरदार, एक शानदार, एक लाजवाब किरदार से आपको मिलवाना चाहती हूँ। अब वो किरदार कौन है, उनके बारे में, क्योंकि हमारी परंपरा है, दस्तूर है कि जो भी किरदार आते हैं उनका संक्षिप्त परिचय देने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व अपने आप में परिचय से ऊपर है और परिचय का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वो किरदार ज़िंदगी का हिस्सा होता है। लेकिन फिर भी हमारी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं एक ऐसी डॉक्टर से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस कार्यक्रम को, जितने भी निसंतान दंपति हैं, जो ऐसे माँ-बाप हैं जिनके घर आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही, तो निसंदेह वो किलकारी ज़रूर गूंजेगी। जी हाँ, मैं डॉक्टर तनु बत्रा जी की बात कर रही हूँ। तनु बत्रा जी कौन है, उनके बारे में, डॉक्टर तनु बत्रा, उनके बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी आप सभी को देना चाहती हूँ। चीफ इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इंदिरा आईवीएफ जयपुर से आप पधारी हैं, और इनके बारे में और जानकारी मैं देना चाहती हूँ। आपने फेलोशिप किया है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन गुजरात से। उसके अलावा आपने जयपुर समेत कई अस्पतालों में अपनी सेवा दी है। आपने गुरुग्राम में भी अपनी सेवा दी है। आपको सर्वश्रेष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ स्पेशलिस्ट का अवार्ड 2020 में प्राप्त हुआ है। नेशनल ईटी वेस्ट जोन के लिए भी आईवीएफ स्पेशलिस्ट 2023-2024 का अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है। वॉइस ऑफ हेल्थ केयर नेशनल समिट वेस्ट जोन अवार्ड 2024 से आप नवाजी गई हैं। आपने कई टॉक शो किए हैं, कई अखबारों में आपके जो लेख हैं और आपके इंटरव्यूज़ हैं वो आ चुके हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जिसमें न्यूज़ 18, इंडिया न्यूज़ और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिसमें आपकी जो टॉक शो है उस टॉक शो में आप आ चुकी हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। आपने उन तमाम चीज़ों की जानकारी दी है जिससे कोई भी व्यक्ति जो संतान के सुख से वंचित है, उस सुख को आपने उन तक पहुंचाया है। तो चलिए, डॉक्टर बत्रा, आज आज हमारा पटल भी धन्य हो गया है ऐसी शख्सियत के साथ। तो डॉक्टर बत्रा का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और मेरी हिंदी है और आप अंग्रेज़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी शायद, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपकी पढ़ाई हुई है, लेकिन हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल हिंदी मय रहता है। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभारी हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वैभवी जी, आपने इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने भी कुछ अपने लाइफ में करा है। आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ क्लाउड 9 टुडे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप थैंक यू। बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं और बहुत लोगों को बहुत कुछ हासिल करवा रही हैं। तो वाक़ई आप सराहनीय कार्य कर रही हैं। और बात पैसे की नहीं होती, बात होती है कि वो डॉक्टर जिसने जीवन दान दिया, बेशक पैसे लगे हों, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी बची, किसी के जीवन में खुशियाँ आई, तो मुझे लगता है डॉक्टर भगवान है, हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। जब तक ये सृष्टि है, डॉक्टर भगवान ही है। और आप जैसे डॉक्टर तो बिल्कुल, जिन्होंने कितने, न जाने कितने 4000
से ज़्यादा आपने दंपतियों को खुशियाँ दी हैं। तो मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका और हिंदी साहित्य संस्थान का ये पटल आपका सदा ऋणी रहेगा। थैंक यू वैभवी जी, इट इज ऑल कृष्णाज ब्लेसिंग। जब भगवान ब्लेस करते हैं तो वो हमें माध्यम बनाते हैं और हमें ये एक चांस देते हैं कि हम भी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ अच्छा स्मृता स्मृता मेरे साथ जुड़ गई है अभी थोड़ी देर पहले जिसका ज़िक्र हम कर रहे थे। स्मृता जी। हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत अरे वाह। अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर संगीता पाहुजा जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। जावेद अब्बासी जी इस्तकबाल है आपका, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और डॉक्टर पाहुजा आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। और अच्छा। फिजिशियन है डॉक्टर विनीता साहनी जी। तो हमारे साथ सबका जो प्यार है बहुत ज़्यादा है और मैं हमेशा ब्लेस्ड हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। मुझे बहुत सारा प्यार, दुलार, आशीर्वाद सब मिलता है। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और संगीता जी बहुत अच्छी पोएटेस भी हैं, कवित्री हैं, बहुत जी। अच्छी लेखिका हैं, राइटर हैं। तो बहुत सारा इनके पास भी खजाना भरा हुआ है। इसका मतलब आज तनु की जी शाम बहुत ही मधुर होने वाली है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, बहुत मधुर और बहुत ही शानदार और मैं हमेशा कहती हूँ कि रत्नों की जो लड़ियाँ हम पिरो रहे हैं, इतने 104 लड़ी आज मिल गई है, मतलब एक लड़ी में 104 जी रत्न जी। पिरोए जा चुके हैं और एक माला अब 108 की मनके की माला होती है, अब 4 एपिसोड के बाद एक माला पूरी तैयार हो जाएगी बहुत और बढ़िया। जी, डॉक्टर तनु कार्यक्रम को जब भी हम शुरू करते हैं तो हम जो हमारे किरदार होते हैं उनसे हम कहते हैं कि आप अपने परिवार के बारे में, अपने माता-पिता, अपने जो स्कूलिंग हुई है आपकी या फिर जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आप ज़रूर हमें बताएँ, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके माता-पिता को भी वंदन कर सकें, उनके बारे में भी हम जान सकें, आपके भाई-बहन के बारे में जान सकें। तो छोटा-सा मैं चाहूँगी कि परिचय आप दें। जी बिल्कुल। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मेरा जन्म भी जयपुर में ही हुआ। फिर मेरी पढ़ाई पूरी स्कूलिंग अजमेर सोफिया में हुई। अ, और मेरी सिस्टर। तो मुझे बहुत फ़क्र होता है कि उस समय भी माय फादर वो कभी भी जेंडर उसमें नहीं बिलीव करते थे। उनके लिए हम 2 लड़कियाँ जो थी वो ही बेटों के समान थी। तो उन्होंने हमें खूब पढ़ाया। मेरी जो बहन है वो इंजीनियरिंग उन्होंने करी है और वो टीसीएस में है और मैंने मेडिकल क्षेत्र को चुना। मेरा एक बेटा है जो कि अभी 11th स्टैंडर्ड में है और मैं अपने माता-पिता के साथ रहती हूँ। मुझे बहुत फ़क्र होता है कि उस समय भी स्कूलिंग जो मैंने बहुत अजमेर से करी, उसके बाद जी। मैंने मेडिकल की पढ़ाई एसएमएस जयपुर से करी और आगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी जयपुर से करा। फिर मन में आया कि कुछ आगे करना है, कुछ सुपर स्पेशलाइज़ेशन करने का सोचा, तो मैंने अपनी इनफर्टिलिटी की फेलोशिप गुजरात से करी और उसके बाद मुझे एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला इंदिरा आईवीएफ जॉइन करने का। और आज की डेट में मेरे को इंदिरा आईवीएफ में काम करते-करते 10 साल हो गए हैं। इंदिरा आईवीएफ की जयपुर में शुरुआत 2015 में हुई थी। तभी से लेकर अब तक मैं यहाँ पर एज़ सेंटर हेड कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया बहुत सुखद अनुभूति हो रही है सुनकर क्योंकि जब माँ-बाप अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं आँकते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उस घर से तो फिर जो बेटियाँ होती हैं वो बेटों से कम नहीं निकलती हैं और वो आपने साबित किया और लेकिन डॉक्टर तनु जैसे कि आपकी बहन ने इंजीनियरिंग की और घर का माहौल भी हमेशा से सपोर्टिव रहा, सहायक रहा। तो डॉक्टर बनना ये क्या आपने बचपन में ही तय कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है या क्योंकि कई बार अभी मेरा बेटा 9th में है, हुँ, हुँ। 15 साल का होने वाला है, तो उसके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। हमेशा वो बिल्कुल, कभी बिल्कुल, कहेगा मैं इंजीनियर बनूँगा, कभी कहेगा मैं आईआईटी करूँगा, मतलब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो लेकिन बिल्कुल। एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दृढ़ निश्चयी होते हैं बचपन से ही कि मुझे यही करना है। तो डॉक्टर तनु बत्रा क्या करना चाहती थी? नहीं, जैसे आपने कहा कि आपके बेटे का माइंड चेंज होता रहता है, तो मैं भी बचपन में कुछ ऐसी ही थी। मतलब मेरे बैकग्राउंड में कोई भी डॉक्टर नहीं था। मेरे फादर इंजीनियर, मेरे कज़िन सब इंजीनियरिंग में।
और मेडिकल में दूर-दूर तक कोई भी नहीं था। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं जब स्कूल में पढ़ाई करती थी, तो मेरे मन में एक चीज़ थी कि मुझे आगे कुछ करके दिखाना है। और मैंने एलकेजी से लेकर 12th तक हमेशा हर क्लास में टॉप करा। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरे मॉम एंड डैड आते थे एनुअल फंक्शन में और मुझे वो प्राइज़ लेते हुए देखते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो मेरे लिए यही एक अचीवमेंट होता था। हालाँकि जब मैं 11th में आई अ, तब एक तरह का ट्यूबुलर विज़न था कि अच्छा पढ़ाई में अच्छे हो तो साइंस ले लोगे, तो मैंने भी भेड़-चाल में साइंस ले ली। लेकिन तब तक मैं यही सोचती थी कि मैं आगे जाकर या तो पायलट बनूँगी या फिर मैं आईएएस ऑफ़िसर बनूँगी। बट फिर वो बायोलॉजी ली, साथ में सबने एग्ज़ाम दिया, पीएमटी उस टाइम नीट नहीं होता था, उस टाइम हम पीएमटी कहते थे। तो मैंने भी पीएमटी का एग्ज़ाम दिया और पीएमटी का एग्ज़ाम देकर रिज़ल्ट आने में 2 महीने लगे, तब तक मैंने कॉलेज जॉइन कर लिया था। फिर जो पीएमटी का एग्ज़ाम था उसमें एक एग्ज़ाम बहुत ख़राब हुआ तो मुझे लगा अब तो पत्ता बिल्कुल नहीं चलेगा, अब तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने अपने पिताजी को बोला, मैंने कहा पिताजी मेरा तो होने वाला नहीं है, आप मेरे को डेंटल कॉलेज में ही करा देना। उसकी फ़ीस आप पता कर लेना थोड़ी कम है, एमबीबीएस नहीं तो चलो डेंटल ही सही। तो उन्होंने कहा भई मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर आपका डेंटल मेडिकल में नहीं होता तो आप यहाँ से सोफिया कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करो, फिर एमबीए करके आप आईएएस का एग्ज़ाम देना। मैंने कहा चलो ये भी सही है। लेकिन कॉलेज में एंटर होते ही 2 महीने में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। तो फिर मेरी मेडिकल में एंट्री हो गई। जी। तो मेडिकल में इस जब आए तो वहाँ पर एक बिल्कुल अलग-सा ही एनवायरनमेंट था। सब बच्चे अलग-अलग जगह से आए। तब एलन की बहुत चर्चा होते थे, कोटा से एलन के बहुत सारे बच्चे आए। कई सेकंड अटेम्प्ट, कई थर्ड अटेम्प्ट, कई फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया। लेकिन वो दौर भी था, जब बहुत अच्छा लगता था, हम लोग सब मिलके पढ़ाई करते थे और जेएलएन अजमेर में मैंने एडमिशन लिया, लेकिन डेढ़ 2 साल बाद मार्क्स अच्छे आए तो मुझे एसएमएस में एंट्री मिली और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जॉइन करा, ऐसा। बहुत बढ़िया। ये तो चलिए आपकी मेडिकल की जो यात्रा रही है, वो यात्रा बड़ी हुँ, सुखद रही है मुझे लगता है। और कहते हैं ना कि जो ईश्वर होते हैं वो हमेशा आपको आपकी डेस्टिनी तक आपका जो एक आपकी जगह होती है आपके जीवन में, वो जगह आपको सुनिश्चित कर देता है ईश्वर पहले से ही। आपको पता नहीं होता, आपको तो सिर्फ़ चलना होता है और चलने के लिए मार्गदर्शन भी वही देता है कि आपको ये कार्य बिल्कुल। करना है। वो ईश्वर ने आपके लिए तय कर दिया था। और जब आप डॉक्टर बन गई और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में आप आई और आपने जो इतने कारनामे किए हैं, 4,000 से ज़्यादा जी, निसंतान दंपतियों के जीवन में आपने खुशियां भर दी, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। क्योंकि थैंक यू। कई बार मैंने देखा है कि जो इस तरह की बातें होती हैं जब हम मतलब स्त्रियाँ माँ नहीं बन पाती हैं तो बड़े ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब हम आईवीएफ की ओर आते हैं, क्योंकि अब तो ये मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है आईवीएफ के लिए, तो मैं सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने एक ज़रिया दिया खुश होने का। हर कोई अब इस चीज़ से लाभ उठा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं होती, जितनी आसान होनी चाहिए या जितनी आसान हम सोचते हैं। तो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर बनी और इतना लंबा जो सफ़र आपने तय किया है, आप जयपुर की हेड हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, और इतना बड़ा ओहदा और इतनी चीज़ें आप सँभाल रहे हो, मुश्किलें तो आई होंगी। हाँ, ज़िंदगी का नाम ही मुश्किलें हैं, मतलब लाइफ़ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़। जब आप कोई भी कदम उठाते हैं, आप कोई भी डिटर्मिनेशन करते हैं, तो खून-पसीना तो बहाना ही पड़ता है। तो मैं जब स्कूल में थी, मैं बहुत क्रिएटिव थी, मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, पढ़ाई तो करती थी, लेकिन जैसे मेडिकल में सिलेक्शन हुआ तो खूब पढ़ना पड़ता था और इस बात को अपन डिनाई नहीं कर सकते कि मेडिकल का मतलब एक तरह की तपस्या है। तो जब खूब पढ़ाई करी, 6 साल निकल गए एमबीबीएस करते-करते, लास्ट का टाइम आया, तब मैंने माइंड मेकअप करा, मैं बहुत अच्छी डांसर भी थी। मैंने सोचा कि अब मैं पेरेंट्स को बोल दूँ कि मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करूँगी, बस एमबीबीएस खत्म करके मैं तो डांस अकेडमी खोलूँगी। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बेटा जो आपको करना है वो करिए। लेकिन फिर वही सब लोग एमबीबीएस करते हैं, फिर आगे पीजी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसी उसमें हम भी चले आगे।
हमने भी पीजी का एग्जाम दिया, गायनी ऑब्स में सिलेक्शन हुआ। गायनी में सिलेक्शन हुआ तो जैसे अभी आपने सुना, कुछ हमारी काउंसलिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई, वो गलती से 2 जनों को एक ही सीट अलॉट हो गई। तो सीट मिल गई, सब हमने बहुत सेलिब्रेशंस कर लिए। 10 दिन बाद पता चला अरे मैम वापस से कंडक्ट होगी काउंसलिंग। फिर वापस गए, तो उस काउंसलिंग में जो सीट मिली थी वो मेरी चेंज हो गई। और उसके बाद जब मैंने कोर्स जॉइन करा, मैं फिर बीमार हो गई, मेरी अटेंडेंस 1 दिन शॉर्ट थी, वापस से आगे टेन्योर बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। जब हम पीजी कर रहे थे तो हमारी 48 आवर्स तक भी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन वो तब हमें काम करने में खूब मज़ा आता था। क्योंकि जब इतने सारे पेशेंट्स देखते थे और उनकी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उनको जो भी कंप्लेंट्स होती थी वो सॉल्व करते थे, तो एक मन को तसल्ली सी मिलती थी। तो ऐसे ही पीजी का दौर भी निकलता गया, पढ़ाई करते-करते 3 साल कहाँ निकले पता ही नहीं चला। और उसके बाद जब पीजी करके निकले तो लगा कि आगे भी बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन है। अब तो देखिए दूरबीन का ज़माना आ गया, इनफर्टिलिटी में भी आगे सुपर स्पेशलाइजेशन है। तो फिर मन ने कहा कि चलो आगे और करते हैं, जिससे कि थोड़ा एक्सपोज़र होए और इस क्षेत्र में भी हम कर सकें। बट इनफर्टिलिटी का के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सोचती थी कि आगे कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे। बट फिर मौका मिला, मैं एक बारी सूरत गई, गुजरात में डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी हैं, उनसे मिली, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। और मैंने ठान लिया कि ठीक है, मैं आगे इनफर्टिलिटी में फेलोशिप करूँगी। तो वहाँ पे मैं 6 महीने उनके पास रही, मैंने फेलोशिप करी। उसके बाद मैं जब वापस लौटी, तो मुझे इंदिरा आईवीएफ का एक सुनहरा अवसर मिला। हमारे इंदिरा आईवीएफ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर क्षितिज मुर्डिया सर, उन्होंने इंटरव्यू लिया और उनसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो मैं तो पटना सेंटर के लिए जा रही थी, बट तब सर ने कहा कि अभी हमारा 5वां सेंटर जयपुर में ही आ रहा है, तो आप पटना मत जाइए, आप जयपुर के हैं, जयपुर में ही रहिए, हम यहाँ पर सेंटर ला रहे हैं। और उस टाइम जो हमारे डायरेक्टर हैं और चेयरमैन सर हैं अजय मुर्डिया सर, उन सब का एक विजन था कि आईवीएफ का जो ये फैसिलिटी है ये हम हर जगह देंगे, जिससे लोगों को दूर-दूर जाना नहीं पड़े। तो वो दिन है जब 2015 में जयपुर का सेंटर शुरू हुआ था, और आज का दिन है जब हमारे इंदिरा आईवीएफ के 117 सेंटर से भी अधिक सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हो गए हैं। तो क्या बात है मुझे बहुत वाकई। जी, जी जी, आप अपनी मुझे बात बहुत पूरी ही कीजिए। गर्व लगता है कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी, जहाँ से जुड़ने से मेरी भी तरक्की होती गई। हमने खूब सीखा, खूब काम करा, और ऐसे अनेक मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ सामने आई। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को हमने एनकाउंटर करा, जो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो वो सारे जो पेशेंट्स आते थे, वो एक-एक कहीं न कहीं छाप छोड़ते गए, और हम कहीं न कहीं अपने एक्सपीरियंस से सीखते गए। डॉक्टर बत्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। इंदिरा आईवीएफ एक बहुत बड़ा ब्रांड है आज की डेट में, और बहुत बड़ा बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसा कि आपने कहा पटना में भी है और भी अलग शहरों में है। थोड़ा हम अ, पटल के उस पार अगर हम रुख करें अपने दर्शक दीर्घा में, तो पता चल रहा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की निदेशक पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। संगीता पाहूजा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। हमारे पटल के जो मुख्य सलाहकार हैं सुरेंद्र शर्मा सागर जी, वो जुड़ गए हैं, और उनका एक सवाल भी है, उस सवाल को भी हम लेंगे। और संगीता जी लिखती हैं कि अति प्रेरक व्यक्तित्व आदरणीय। तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत जेन्युइन बातें जो होती हैं, जो जो सच्चाई है, क्योंकि हम दावा करते हैं कि हम हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर कोई भी कार्यक्रम लेकर आते हैं, चाहे वो परिचर्चा है, चाहे वो किरदार जिंदगी है, चाहे वो पुस्तक पर चर्चा है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट चीजें नहीं मिलती, सब कुछ प्योर होता है। जैसे कि सूरज की रोशनी प्योर है जो हम तक पहुंचती है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी झूठ ना परोसें, कुछ भी झूठ हम ना दिखाएं, कुछ भी झूठ किसी को बोलने के लिए ना कहें। तो जो है वो सत्य है, और सत्य का आधार मानकर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने एक प्रश्न रखा है, मैं चाहूंगी कि आप इसका उत्तर दें, उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर आएंगे और कुछ जरूरी बातचीत हम करेंगे। जी, उन्होंने बिल्कुल। लिखा है कि आईवीएफ में कुछ घपला भी हो सकता है क्या? नहीं, देखिए आईवीएफ से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं। तो सबसे पहले तो लोगों के मन में ये डर रहता है कि आईवीएफ यानी इसमें जो बेबीज़ होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ की शुरुआत 1978 में हुई।
वर्ल्ड की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी लुइस ब्राउन, वो आज तक हेल्दी है, उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। उसके बाद जो इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा, वो भी हेल्दी है, उनके भी बेबीज हो गए हैं। हमारे इंदिरा आईवीएफ के जो फर्स्ट बेबीज वो भी हेल्दी हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईवीएफ के बेबीज डिफेक्टिव होते हैं। आप सोचिए 1978 से लेकर अब तक तो साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने डेवलपमेंट्स हुए हैं। मोबाइल्स आ गए, इंटरनेट आ गया और ना जाने क्या क्या। वैसे ही साइंस के क्षेत्र में भी बहुत डेवलपमेंट्स हुए और ऐसे कोई डिफेक्टिव नहीं होते। सेकेंडली, लोगों को लगता है कि आईवीएफ में घपले होते हैं, तो उनके मन में ये शंका रहती होगी कि कहीं कोई मिक्सिंग तो नहीं हो जाती, किसी का एग किसी का स्पर्म तो नहीं डाल देते। तो ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके की एग्स कम होते हैं या जिनकी ट्यूब्स में दिक्कत है। लेडीज में कई प्रॉब्लम हो सकती है, या तो अंडों में दिक्कत हो सकती है, या गर्भाशय में दिक्कत हो सकती है, या हार्मोन्स की दिक्कत हो सकती है, या यूट्रस में दिक्कत हो सकती है। तो अगर किसी भी कारण से बेबी नहीं हो रहा तो वो आईवीएफ की मदद लेकर कंसीव कर सकते हैं। आईवीएफ को हम एआरटी टेक्निक भी कहते हैं। एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड मतलब अपने आप नहीं हो रहा, तो ये टेक्निक एक थोड़ा धक्का लगाते हैं और इससे कंसीव हो जाता है। अब वो बात अलग है कि कुछ ऐसी महिलाएं भी आती हैं जिनके की एग्स टाइम से पहले खत्म हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, या जिनको टाइम से पहले मीनोपॉज हो गया है या वो टाइम से मीनोपॉज हो गया है। तो ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनको बेबी चाहिए होता है। अब महिला में क्या है कि जो एग्स बचपन से जो होते हैं वो उम्र के साथ साथ कम होते जाते हैं। तो दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्निक या कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जिससे कि एग्स खत्म हो गए हैं हम उनको दोबारा से बनाने लग जाएं। तो ऐसी महिलाएं जिनके एग्स खत्म हो गए हैं, हमें उनके लिए एग्स बाहर से लेना पड़ता है, जिसको कि हम कहते हैं डोनर एग। तो ये डोनर एग हम बाहर से ले सकते हैं, उनके हस्बैंड का स्पर्म लेकर बेबी बनाकर उनके अंदर डालते हैं, जिससे कि वो कंसीव हो सकते हैं। तो ऐसी पेशेंट्स जो सफर कर रहे हैं, मतलब जो यंग, मेनोपॉज होने के बाद भी आप बच्चा पैदा कर सकते हो? कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए एक एज लिमिट है। अभी जो एआरटी लॉ आया है उसमें एज लिमिट है 50 साल। तो कोई भी लेडी जिसको 50 साल से पहले मीनोपॉज हो गया है, हम इस तकनीक के द्वारा उनको बेबी दे सकते हैं। या आज के टाइम में ऐसे पेशेंट्स देखे गए हैं जिनके की 30 अर्ली 30s में या अर्ली 40s में प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया, यानी एग्स खत्म हो गए हैं। तो वो भी इस टेक्निक का फायदा उठा सकती हैं। तो अब सपोज किसी का कोई इंजरी हुई, किसी को चोट लगी या किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो ब्लड डोनेशन होता है, वो ब्लड लेते हैं, लाइफ सेविंग हो गया। ऐसे ही अगर किसी के यंग एज में अंडे खत्म हो गए, अगर उसकी शादी हमें सेव करनी है, अगर वो माँ बनना चाहती है, अगर वो डोनर एग लेती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके लिए अगर कोई जाती है तो हम बकायदा कंसेंट लेते हैं। इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और कोई मिक्सिंग नहीं रहती, पेशेंट को बता के करा जाता है। और डॉक्टर उनके जो तनु, आईवीएफ जी आईवीएफ और के अंडर में ही सैरोगेट मदर का जो रोल होता है वो आता है आईवीएफ के साथ ही ये चलता है या हाँ, अलग से है इसका प्रोसेस? नहीं देखिए, आईवीएफ टेक्निक से ही हम आगे सरोगेसी कर सकते हैं। बट अभी न्यू एआरटी लॉज के होते हुए सरोगेसी में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। तो सरोगेसी हम उन्हीं लोगों के लिए कर सकते हैं जिनके की यूट्रस बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब जिनको नॉर्मली या आईवीएफ की टेक्निक से कंसीव नहीं हो सकता, जिनके यूट्रस एब्सेंट है, जिनके यूट्रस की लाइनिंग एकदम डैमेज्ड है, या जिनको ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिससे कि अगर वो कंसीव कर लेंगी तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो ऐसे लोग सरोगेसी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर तनु, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके कुछ प्रश्न भी हैं। और अभी जी। संजय जी जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि अति सुंदर जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। तो हम सब बहुत गदगद हैं आपकी बातें सुन के, क्योंकि ये कार्यक्रम उन तमाम लोगों के लिए मददगारी साबित होगा जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। और हमारे साथ दीपेश जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ दीपेश जी। और डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि हाउ मच आई वीएफ इज सक्सेसफुल? देखिए, आईवीएफ की सफलता दर पहले के समय में जब शुरुआत हुआ था तब 20%, 20 to 30% थी। फिर धीरे धीरे नई नई टेक्निक्स आई आईवीएफ में, जैसे कि अभी हम एम्ब्रियोज जो बेबी बनते हैं उनको फ्रीज कर सकते हैं। बेबीज जो बनते हैं उनको पहले 3 दिन का ही डाला जाता था, अभी हम 5 डेज तक बेबीज को ले जाते हैं, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसमें सफलता दर अच्छी होती है। तो और लेजर असिस्टेड हैचिंग।
तो बहुत सारी टेक्निक्स के आने से आईवीएफ की जो सफलता दर है अब वो बढ़कर काफ़ी अच्छी हो गई है। करीब अगर आपने बिल्कुल सही चयन करा है, एम्ब्रियोज़ अच्छे बने हैं, यूट्रस अच्छा है, तो आप मान लीजिए कि 70 से 80% तक सफलता दर हो गई। डॉक्टर तनु, एक बात और जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी महिला हो जो सेंसिटिव है, मतलब ऊपर से भी सेंसिटिव है और अंदर से भी सेंसिटिव है, मतलब उनकी बॉडी जी। बहुत ज़्यादा, तो वैसी कंडीशन में कंसीव करना मुश्किल होता होगा। आपके नज़रिए से वैसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या वो आईवीएफ करना भूल जाएँ या फिर उनको कभी बेबी नहीं हो सकता? मैं चाहती हूँ कि ये बात आप उन तमाम महिलाओं के लिए एक बढ़िया संदेश, जिसको कहते हैं कि उनका थोड़ा-सा माइंड भी शार्प हो इन सब चीज़ों को लेकर, और हतोत्साहित भी ना हो, मतलब वो होपफुल रहें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। तो जी। इसके बारे में आप तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों से साझा करें। जी, देखिए जब हम आईवीएफ के लिए बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम महिला के रूटीन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम उनका हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, थायरॉइड कैसे है, हार्ट कैसे है, लंग्स वगैरह सब सही हैं। ये रूटीन ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एक्स-रे ये सब चीज़ें करते हैं। ये सब पैरामीटर सही होते हैं तभी हम आईवीएफ के लिए बढ़ते हैं। सेकेंडली अगर कोई भी कमी पेशी आती है तो हम पहले उस बीमारी को ट्रीट करते हैं, उन्हें फिज़िशियन के पास भेजते हैं और जब वो बिल्कुल सही होती हैं तब हम इस आईवीएफ प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हुई फिज़िकल फ़िटनेस की। मतलब हम आईवीएफ के लिए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि महिला फिज़िकली फ़िट नहीं होगी। ऐसे नहीं कि किसी महिला के बहुत ज़्यादा बीपी हो रहा है और हम आईवीएफ के लिए आगे बढ़ चलें, बिना बीपी को सही करे। तो हमें पहले उनका बीपी करेक्ट करना है, अगर शुगर ज़्यादा है तो शुगर को कंट्रोल में करना है, अगर थायरॉइड ज़्यादा है तो थायरॉइड को कंट्रोल में करना है, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो हम यूजुअली महिला को वेट रिडक्शन के लिए भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली अब महिला बिल्कुल सोच लीजिए कि फिज़िकली एकदम फिट है, लेकिन मेंटली कमज़ोर है। तो ये बात हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि आईवीएफ एक तरह का ट्रीटमेंट है जो कि इसमें हम 100% नहीं बोल सकते हैं। इसमें फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो महिला को उसकी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहें जब भी हम ट्रीटमेंट करें और अगर कोई फेलियर हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर पहली साइकिल में नहीं हुआ तो वो सेकंड साइकिल में या थर्ड साइकिल में कंसीव कर सकते हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे कुछ पेशेंट्स को देखा है कि जो कि मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग और इतने डिटरमाइंड थे कि वो एक आईवीएफ फेलियर के बाद वो ही इतने स्ट्रॉन्ग रहते थे कि मैडम करो, वी आर रेडी। एंड ऐसे पेशेंट्स जो 2-3 आईवीएफ के बाद भी स्ट्रॉन्ग रहे, दे हैव कंसीव्ड एंड दे हैव डिलिवर्ड हेल्दी बेबीज़। तो हम लोग भी ऐसे पेशेंट्स को देखकर इंस्पायर हो जाते थे। बिल्कुल, डॉक्टर तनु, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। कुछ और बात हम करेंगे, इससे पहले हम देख रहे हैं कि ब्रजेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। रूपचंद शास्त्री मयंक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सुधा राज बोधवी जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ डॉक्टर बत्रा के द्वारा दी जा रही हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है। डॉक्टर बत्रा, कई बार होता है कि हम बार-बार आईवीएफ के लिए जाते हैं और बार-बार वो मिसकैरेज हो जाता है, बार-बार हम कंसीव नहीं कर पाते। तो वो क्यों ऐसा होता है, और अगर ऐसा हो तो हम कितनी बार कोशिश कर सकते हैं आईवीएफ के लिए? लास्ट कितनी बार? जी। देखिए, ऐसे तो कोई नंबर या लिमिट नहीं है कि बस आप 3 बार के बाद नहीं करेंगे, 4 बार के बाद। आप जब तक आप डिटरमाइंड है, आप कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के लिए भी सही पेशेंट का चयन और सही प्रोटोकॉल चूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम पेशेंट को बार-बार फेलियर्स नहीं दें। अब फेलियर के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। रीज़न्स की जब बात करें तो हो सकता है कि यूट्रस में कोई दिक्कत हो, यूट्रस में या तो जो लाइनिंग होती है, जिसको हम ज़मीन कहते हैं, उसमें कोई खराबी हो या यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो या यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड हो या कोई मस्सा हो जिसको हमें ट्रीट करना हो। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो भ्रूण यानी जो एम्ब्रियो बनते हैं, बेबी बनते हैं, उनमें कोई जेनेटिक दिक्कत हो। दिखने में हो सकता है जो जब हम माइक्रोस्कोप में देखें, हमें बहुत अच्छे लगें।
ब्लास्टोसिस्ट जिन्हें हम कहते हैं वो बहुत बढ़िया बने, लेकिन अंदर से उसमें जेनेटिक दिक्कत हो सकती है जो कि माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती। तो वो भी एक कारण होता है जिसके के कारण बार-बार आईवीएफ फेलियर हो सकते हैं या बार-बार अबॉर्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर यूट्रस सही है, भ्रूण बिल्कुल सही है, तो एक एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी होती है कि कौन से टाइम में एम्ब्रियो और यूट्रस लाइनिंग जुड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत हो, या फिर एक होता है इम्यूनोलॉजिकल कारण। इम्यूनोलॉजिकल मतलब हमने अच्छा बेबी बना के महिला के गर्भाशय में डाला, लेकिन गर्भाशय ने रिजेक्ट कर दिया, उसको अपनाया नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी आँख में कुछ गिर जाता है तो आँसू आते हैं, ये लेकिन ये उसकी यही फॉरेन प्रश्न बॉडी था मेरा। देखती है, जी। तो वो निकालने की कोशिश करती है। वैसे ही एक तरह का इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है, जिससे कि जो बेबी बनता है वो उसको फॉरेन बॉडी समझ के उसको रिजेक्ट करते हैं, तो उसको चिपकने नहीं देते, या फिर अगर चिपक जाए तो बार-बार अबॉर्शंस कर देते हैं, ऐसा। तो ऐसी सूरत में क्या अ, मतलब मेडिकल जी। ट्रीटमेंट में रहना चाहिए या फिर आईवीएफ सेंटर में एडमिट होना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए ऐसी सूरत में? जी, सपोज़ अगर आपने यूट्राइन कॉज़ देख लिए, आपने दूरबीन कर ली, आपने देख लिया, इन्फेक्शन को रूल आउट कर लिया, आपने एम्ब्रियो देख लिया, उसका जेनेटिक कोई कॉज़ नहीं है, तो जो तीसरा कॉज़ आता है उसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉज़। इस इम्यूनोलॉजिकल कॉज़ के लिए एक थेरेपी होती है जिसे कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। हमने अपने सेंटर में ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जिनके बार-बार आईवीएफ फेलियर या बार-बार अपने आप जो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन थे, अबॉर्शन हो जाते थे। तो ऐसे पेशेंट्स को हमने ये इम्यूनोथेरेपी दी, जिसका कि पूरा नाम है लिम्फोसाइट इम्यूनाइज़ेशन थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिट थेरेपी कहते हैं। तो ये थेरेपी बहुत ही कारगर साबित हुई, और ऐसे जितने भी पेशेंट्स थे जिसमें हमें कभी समझ ही नहीं आता था कि अरे! इतना अच्छा भ्रूण था या अच्छा कंसीव होता है, फिर भी अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को इस थेरेपी से बहुत फ़ायदा हुआ। और खुशी की बात ये है कि ये जयपुर सेंटर में इम्यूनोथेरेपी अभी हमारे सेंटर पे भी चालू हुई है, जो कि कोई एक क्या बात है! मेजर बहुत थेरेपी बढ़िया। नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीर-फाड़ हो या महिला को पूरे दिन एडमिट होना पड़े। ये सुबह एडमिट होते हैं, सुबह भर्ती होते हैं, उसमें पुरुष का ब्लड निकाला जाता है, हस्बैंड का ब्लड निकाल के उसमें लिम्फोसाइट प्रोसेस करे जाते हैं और कुछ इंजेक्शन महिला को दिए जाते हैं। फिर वो आराम से 3-4 घंटे में घर जा सकते हैं। तो क्या पटना आईवीएफ सेंटर में ये पॉसिबल नहीं है अभी? ये नहीं, थेरेपी नहीं, जिसके बारे बिल्कुल में है। आप ये हमारे इंदिरा आईवीएफ के करीब 7 सेंटर में इम्यूनोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कि पटना, लखनऊ, दिल्ली, पुणे, जयपुर और उदयपुर शामिल हैं। क्या बात है! बहुत बढ़िया। हमारे साथ गुरुदीन वर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अ, बहुत सभी बहुत खुश हैं आज के सेशन को लेकर क्योंकि आज हमने ऐसे किरदार से मिलवाया है जो कि एक भगवान की तरह निसंतान दंपति के अरे! लिए बिल्कुल आपने वो खुशियाँ भर दी उन तमाम लोगों के जीवन में जो निराशा में कहीं न कहीं जी रहे थे और मुझे लगता है इस कार्यक्रम के बाद बहुत सारे लोगों की जो आशा है, वो ज़रूर पूरी होगी। इतनी सारी हमने बातें की लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके करियर में जब आप एज़ अ डॉक्टर आप काम कर रही हैं, आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, कभी कोई ऐसा केस आया आपके जीवन में जिसने आपको कभी बहुत परेशान किया हो या झकझोर के रख दिया हो आपको कि ये क्या हो गया? या कोई कोई ऐसा केस जो आपको याद हो और आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? जी, मुझे ऐसा केस याद है जिसने मुझे मोटिवेट करा। मतलब मुझे ये याद दिलाया कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, डॉक्टर से ऊपर भी हैं और वो भगवान हमेशा होते हैं। तो ये मुझे रियलाइज़ हो गया। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना, तो जब हमें पेशेंट भी कांग्रेचुलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है, मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ, हमारे सेंटर में एक पेशेंट आई थी, जिनका वो अफ्रीका से आई थी, हस्बैंड इंडियन थे, ट्रीटमेंट के लिए आए, तो उनका जब मैंने यूट्रस देखा तो उसमें बहुत बड़ा सूजन था जिसे हम एडेनोमायोसिस कहते हैं। तो मैंने कहा, पहले ऑपरेट करा लो, फिर हम करेंगे। तो वो ऑपरेट करा कर आ गए फटाफट कि मैडम अब करिए। फिर जब देखा तो उनकी जो यूट्रस की लाइनिंग वो बहुत पतली। अब मैं सोचूँ कि इतनी पतली लाइनिंग में तो कैसे होगा? तो मैंने कहा, आपका तो बहुत ही मुश्किल है, आपको तो सरोगेसी के लिए जाना चाहिए। अपन ने ऑपरेट तो करा लिया लेकिन झिल्ली फिर भी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा, "अरे नहीं मैडम, हम लोग अफ्रीका से आए हैं, आपके सेंटर का सुन के आप ऐसे मत करो। आप तो करो, हम आगे बढ़ते हैं, जब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है।"
तो दे वर सो पॉजिटिव और डिटरमाइंड कि नहीं, नहीं आप तो बढ़ो। तो मैं ट्रांसपेरेंट थी, मैंने उनको समझाया कि चांसेस कम है, पर दे वर ईगर तो हमने ट्रीटमेंट चालू करा। उनका जब ट्रीटमेंट चालू करा तो यूट्रस प्रिपरेशन में ही हमें 2-3 महीने लग गए। फिर मज़े की बात ये है कि जिस दिन उस महिला का ट्रीटमेंट मतलब ट्रांसफ़र था, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमें करना था, तो वार्ड में मैं जब गई तो उनके साथ ऐसे 8 महिलाएँ और थी जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था और वो सारी महिलाएँ डांस कर रही हैं। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? अभी तो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा नहीं, अभी तो इनका रिज़ल्ट आया नहीं और ये डांस कर रही हैं। तो मेरे नर्स ने बताया कि मैडम वो जो अफ्रीकन है ना वो बहुत खुश हैं। तो कहती है मेरा तो हो गया, आज लास्ट डे है और फिर मैं वापस अपने कंट्री चली जाऊँगी एंड आई विल बी पॉज़िटिव। मैंने कहा अच्छा। तो उसकी ये बात सुन के मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगा कि पता नहीं क्या होगा, शी इज़ सो हैप्पी, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। फिर हमने उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर करा। 15 दिन बाद रिज़ल्ट आया एंड शी वाज़ पॉज़िटिव। उसके 2 बेबीज़ हुए, उसने हेल्दी ट्विन बेबीज़ डिलीवर करे। तो वो बात मुझे आज भी याद है कि अगर पेशेंट कॉन्फिडेंट है, अगर वो कहते हैं नहीं आप करो और वी आर रेडी, तो मैंने मिरेकल्स देखे हैं। तो मतलब ये बात ऐसे मैंने कई पेशेंट्स के मिरेकल्स होते हुए देखे हैं जहाँ पे डॉक्टर का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लेकिन अगर पेशेंट का कॉन्फिडेंस हाई है, तो कहते हैं ना कि वो यूनिवर्स भी वही करती है जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने पेशेंट से भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, ऐसा। क्या बात है डॉक्टर तनु, बहुत अच्छा। जी, वाकई मिरेकल्स तो होते हैं क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल। है, तो मिरेकल्स भी हैं क्योंकि जब हम ईश्वर के ऊपर आस्था रखते हैं तो ईश्वर का चमत्कार भी हम देखते हैं। और आप ये देखिए ना कि हम इंसान हैं, हमारी 2 आँखें हैं, इतने सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सब ईश्वर ने ही तो बनाए हैं, गढ़ा है जी, उन्होंने। बिल्कुल, प्रकृति बिल्कुल। ईश्वर ने दी, सब कुछ ईश्वर पे निर्धारित है हमारा। तो जब ईश्वर है तो मिरेकल ज़रूर है, चमत्कार ज़रूर है। कार्यक्रम को हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे, लेकिन चूँकि आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमने सुन लिया, लेकिन हम उस तनु के बारे में बात करेंगे। जो तनु बचपन में क्या पता नटखट होगी, क्या पता वो संजीदा होगी। क्या थी न तनु? हाँ, मैं बचपन से ही बहुत सीधी थी, सीरियस एकदम पढ़ाकू बच्चों में काउंट होती थी, लेकिन मैं बहुत क्रिएटिव थी। मतलब मुझे लिखने का बहुत शौक था और मुझे डांसिंग का बहुत शौक था। तो मैंने कभी-कभार किसी को दिखाया था, कोई कहते हैं आप तो पिछले जन्म में डांसर होगी, क्योंकि मैंने कभी भी कोई डांसिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, पर जैसे-जैसे मेडिकल में आते गए तो हम थोड़ा हॉबीज़ से दूर होते गए। फिर अभी कुछ टाइम पहले ही मैं एक अपने पेशेंट से मिली जो कि डिवोटी थे। अम, इस्कॉन डिवोटी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इंट्रोड्यूस करा और अब मुझे एक शौक चढ़ा भगवद गीता पढ़ने का और इसके जो भी श्लोकास आते हैं, इस्कॉन डिज़ायर ट्री ये सब पढ़ने लगी और अभी कुछ टाइम से मैं चैंटिंग करने लगी हूँ। तो उससे मुझे एनर्जी आती है और जब मैं लाइफ के कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में फँसती हूँ, तो मुझे लगता है ये श्लोकास को पढ़ें तो हमें लाइफ के सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवद गीता इज़ द मैनुअल ऑफ लाइफ। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो विद्या है, इसको भी अर्जित करी जाए। साइंस तो अलग है, लेकिन ये विद्या भी हमें लाइफ जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो ईश्वर है और ईश्वर हमेशा सत्य होता है। और जो सत्य है वो कभी हारता नहीं और वो हमें ऊर्जा देता है आगे बढ़ने की। हमारे साथ शीला वर्मा मीरा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका हमारे कार्यक्रम में आप पधारी हैं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और संगीता पाहुजा जी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि फेथ एंड पॉजिटिविटी डू मिरेकल। वाक़ई सही बात है, जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा है, वहाँ पर चमत्कार ज़रूर होते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा। और बचपन से संजीदा रहीं, डॉक्टर बनना चाहती थीं, डॉक्टर बन गईं, एक अच्छी माँ हैं आप, आपके जो लाडले हैं वो अभी 11वीं में पढ़ते हैं। वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं या उनकी कुछ और ख़्वाहिश है? नहीं, मैं बहुत ही एक लिबरल मदर हूँ। उसने मतलब मेरे बेटे ने मुझे देखा डॉक्टरी करते हुए और मेरे साथ हॉस्पिटल भी आया तो उसने कहा मम्मी मैं भी डॉक्टर बनूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसको मैंने मेडिकल दिलाया, वो 1 महीने गया, उसने देखा
बट 1 महीने बाद उसने कहा ये मेरे बस का नहीं है, मैं दूसरा सब्जेक्ट लूँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अभी उसने कॉमर्स मैथ्स लिया है, बिकॉज़ ही इज़ वेरी गुड इन कंप्यूटर्स आल्सो, तो कॉमर्स मैथ्स और कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन लिया है, ऐसा। जी। बहुत बढ़िया। तनु जी, कॉलेज के दिनों की कोई ऐसी याद जो आप आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जब आपको लगा हो कुछ स्पेशल अचीवमेंट या कोई ऐसा पल जब आप अपने आप के ऊपर गर्व कर रही हो, कोई ऐसा समय जो चाहें आप इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि लोग डॉक्टर तनु को जानते हैं जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, लेकिन हम उन उस तनु के बारे में बात करना चाहते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। देखिए कॉलेज में मैं पढ़ने वालों में से तो थी, लेकिन मैं टॉपर नहीं थी क्योंकि मुझसे और भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे। बट ये ज़रूर है कि हमारे एक कल्चरल वीक होता है जो एम्स में होता है, एम्स दिल्ली में। तो वहाँ पे सारे मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे आते हैं उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो साल में 1 बार होता था। तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड रहती थी और मुझे ये 3 बार चांस मिला कि मैंने अपने कॉलेज को अपने ग्रुप के थ्रू रिप्रेज़ेंट करा डांसिंग कॉम्पिटिशन में, कोरियोग्राफ़ीज़ में। तो वो जो टाइम होता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, एकदम गोल्डन टाइम पीरियड था वो, ऐसा। और कॉलेज लाइफ तो होती, लेकिन कॉलेज में हमने खूब मेहनत भी करी, खूब पढ़ाई करी। तो आप इतने पढ़ाकू थे, आप किताबों से आपका हमेशा नाता रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपने क्लास बंक किया हो। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे को याद है, आज भी याद है, जब टाइटैनिक पिक्चर आई थी, तो हमारी क्लास के मैं और हमारे क्लास के बच्चे थे जो टाइटैनिक फ्राइडे को तब मूवी रिलीज़ हुआ करती, तो टाइटैनिक का फर्स्ट शो 10 बजे जाकर हम यहाँ पे जयपुर में राज मंदिर में जाके बैठ गए थे। तो वो दिन मुझे आज भी याद आता है कि फर्स्ट शो देखा था टाइटैनिक का। बिल्कुल। और आज ये राज मंदिर में दिखा हुआ शो, आज राज उसका खुला है हमारे प्रोग्राम के दौरान, और आपके बारे में ये बातें किसी को पता नहीं होंगी जो आज के बाद पता चलेंगी। और शीला वर्मा जी लिख रही हैं, वाह बहुत लाजवाब। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने शीला जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया, बच्चे को चुनने दें जो वो करना चाहते हैं, उनके कहने का जी, मतलब ये है। और शीला जी ने लिखा है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जी, जहाँ शिव है वहाँ पर चमत्कार भी होते हैं, वहाँ पर वो सारी चीजें संभव हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर, अगर आप दिल से उनसे कोई चीज मांगते हैं तो वो जरूर देते हैं। और हम इंदिरा आईवीएफ की बात कर रहे हैं या किसी भी आईवीएफ की, सिर्फ हम इंदिरा की ही नहीं बात करेंगे, और भी बहुत सारे आईवीएफ सेंटर हैं, लेकिन बात वही है, खुशियां बांटने की, चाहे वो इंदिरा आईवीएफ हो, चाहे कोई दूसरा। लेकिन बिल्कुल। एक बात और, एक सवाल आया है, सुरेश शर्मा सागर जी पूछ रहे हैं कि क्या जी। आपसे फ़ोन पर बातचीत हो सकती है? क्या संभव है कि कोई समस्या हो तो उसका समाधान आप फ़ोन पर दे पाएँ, या कंसल्टेंसी के लिए या किसी और चीज़ के लिए? हालाँकि आप जयपुर में हैं और वो इस वक़्त मध्य प्रदेश से हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो उनके नहीं, लिए नहीं, आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? मोस्ट वेलकम। आप मेरा नंबर ले सकते हैं वैभवी जी से और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, एक समस्या का समाधान हो गया, और मैं, मुझसे जो भी संपर्क करेंगे मैं आपका नंबर उनको ज़रूर दूंगी, क्योंकि एक डॉक्टर से मरीज को दूर नहीं रखना चाहिए। और शीला जी ने लिखा है, क्लास बंक करने का अलग ही मज़ा है, हर स्टूडेंट करता है ये। वाकई, और आपने भी कहीं किया होगा, जब भी आप इतनी नटखट वाली बातें कर रही हैं शीला जी। सभी करते हैं, हमने भी किया है और करना भी चाहिए। अगर मेरे बच्चे कल को बंक करेंगे तो मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जब हमने किया है तो हम अपने बच्चे को कैसे रोक सकते हैं। खैर, डॉक्टर बत्रा, एक बात और जाननी है कि जी। जब स्पर्म काम ना करे, या हुँ, जो महिला है उनका एग कमजोर हो, तो हुँ। क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे उसको स्ट्रांग बनाया जाए, या सिर्फ सरोगेसी ही उसका दूसरा रास्ता है? क्या कुछ हम कर सकते हैं बेहतर उनके लिए? हाँ, देखिए अगर अंडे कमज़ोर हों, कमज़ोर का मतलब दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि अंडे कम हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स होती हैं, हालाँकि उन मेडिसिन से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 19-20 का है, लेकिन हम एक मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल होता है, मतलब हम 2-3 बार उनके एग्स निकाल सकते हैं, जिसको एग पूलिंग कहते हैं। जैसे
जिनके एग्स अच्छे हैं उनके तो आईवीएफ करने पे एक बार में काफ़ी सारे, ऐसी महिलाएँ जिनके एग्स कम नहीं मिले, तो हम उनका 2-3 बार आईवीएफ साइकिल करके एग्स निकाल के एक्यूमुलेट कर एम्ब्रियोज़ बना सकते हैं, ऐसा। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका रहन-सहन, आपका खान-पान, आपके बीएमआई कैसा है, कोई आपका मोटापा तो नहीं है, वेट ज़्यादा कम तो नहीं है, आपके शुगर, थायरॉइड लेवल्स भी सब ऑप्टिमम होने चाहिए। ये सारी बातें भी बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर और साथ बत्रा, एक ही बात और लाइफ़स्टाइल तो जी, जी। जी। आज की लाइफ़स्टाइल में ऐसा देखा गया है कि लेडीज़ में मोटापा जल्दी बढ़ जाता है। जैसे यंग जनरेशन है, इनमें पीसीओडी की समस्या है, पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, ओबेसिटी है। ये सब इसलिए क्योंकि हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज़ कम हो गई है और हमारे खान-पान में जंक फूड्स जैसी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो ओबेसिटी से रिलेटेड, पीसीओएस से रिलेटेड इनफर्टिलिटी भी देखी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने रहन-सहन, लाइफ़स्टाइल से ही बदल सकते हैं। ऐसा। जी, प्लस लेडीज़ जो है, एक और सॉरी इम्पोर्टेंट चीज़ जी, जी, बताना ज़रूर, चाहूँगी। ज़रूर। आज के टाइम में महिलाएँ जो हैं, ये लेट मैरेजेज़ करते हैं या फिर करियर ओरिएंटेशन के कारण बेबीज़ को लेट प्लान करते हैं। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे बड़े-बूढ़े कहते थे कि टाइम से बेबीज़ हो जाने चाहिए, वो बिल्कुल सही थे। क्योंकि किसी भी महिला की जो सबसे अच्छी जो फर्टिलिटी स्पैन है, वो है 23 से 34 23 से 34 इयर्स के बीच में। अब कहा जाता है कि 35 साल और 35 साल के ऊपर महिलाओं के अंडों की संख्या और क्वालिटी में एकदम कमी आ जाती है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस टाइम के बीच में ही फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे ही हो रहा है, वो लेट प्लान करते हैं, तो वो आजकल सोशल एग फ्रीज़िंग भी करा लेते हैं। बट अगर आपकी शादी हो गई है, तो आपको अपने चाइल्ड प्लानिंग को भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जितनी आप अपने करियर या स्टडीज़ को देते हैं। और ये प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर्स बहुत फेस करते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाइयाँ बहुत लंबी चलती रहती हैं, तो कंसेप्शन लेट करते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी क्योंकि अ, आजकल समय बदल गया है और बदलते समय में सब अपने-अपने विचार को बदल के चल रहे हैं कि नहीं, जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, लेट शादी करनी चाहिए। तो एक इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत सुंदर जानकारी और माता-पिता को भी समझना होगा कि समय से बच्चे शादी करें, समय से गर्भधारण करें, तो सब कुछ आसान है, सब कुछ सरल है, सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन वहीं जहाँ हम अ, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर रहते हैं, पश्चिमी सभ्यता के को हम देखते हैं और उसी के अंधे दौर में चलते हैं, तब दिक्कतें आती हैं। और बिल्कुल। आशा साहनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बंक करने के बारे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने चरस फ़िल्म स्कूल से भाग कर देखी थी, तो ये भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं। आज सबकी चोरी पकड़ी जाएगी और खैर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। डॉक्टर तनु, आपके आने वाले समय में राजू रहेजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका। आने वाले समय में एज़ अ डॉक्टर या एज़ अ स्पेशलिस्ट आप और क्या बेहतर करना चाहती हैं या कुछ सपने होंगे, कुछ फ्यूचर प्लानिंग होगी आपकी, भविष्य की कुछ योजनाएँ होंगी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताएँ? हाँ, जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। एक तो हमारे सब महिलाओं में, सब लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े कि हमारे लिए लाइफ़स्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है, हमारा खान-पान कितना इम्पोर्टेंट है, टाइम से कंसीव करना इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो हमें आईवीएफ या ऐसा ट्रीटमेंट लेने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, मैं चाहती हूँ कि आगे ऐसे ट्रीटमेंट्स आएँ जिससे कि वो महिलाएँ जिनके एग्स की बहुत कमी हो गई है, एग्स एकदम ना के बराबर हैं, उनके लिए ऐसे कुछ आविष्कार होए, जिससे कि हम सेल्फ एग से उनके डीएनए जनरेट करके उनको सेल्फ बेबीज़ दे सकें। तो मुझे लगता है कि ये रिसर्च पब्लिकेशंस चलते रहने चाहिए और मैं एक चीज़ और सोचती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने हज़ारों प्रेगनेंसीज़ करी हैं, हज़ारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करा है। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे भगवान जी थोड़ी ब्लेसिंग्स दें कि मैं एक किताब लिखूँ जिसमें सबकी स्टोरीज़ लिखूँ और उससे हम सबको एक मोटिवेशन मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि वो किताब आप ज़रूर लिखें और उस किताब का इनॉग्रेशन हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर जी, करेंगे।
और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप थैंक वो यू। सब करें जो आप चाहते हैं, वो सारी जो आपकी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करे। और इस कार्यक्रम में आप आई, आपका बहुत बहुत आभार। चलते चलते क्या कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। भगवत गीता की ही वाणी है कि कृष्णा जी कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता नहीं करो। तो वैसे ही जो भी पेशेंट्स, जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं जो आईवीएफ के लिए बढ़ते हैं, आप अपने कर्म करिए, आप अपना ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर से मिलें, लेकिन आप फल से अटैचमेंट मत रखो। जो भी होता है वो अपने डेस्टिनी में भी लिखा हुआ है, और आप कर्म कर रहे हैं तो जो भी भगवान की प्लानिंग है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। फिर जो भी हो उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया और आपकी पुस्तक के लिए, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ आ रही हैं। डॉक्टर संगीता पाहुजा ने बेस्ट विशेस भेजा है आपके लिए। आशा साहनी जी ने अग्रिम शुभकामनाएँ, अग्रिम बधाई दी हैं और सुरेंद्र शर्मा थैंक सागर जी यू ने एवरीवन। आपकी हर कामना पूर्ण हो ऐसा आपको आशीर्वाद दिया है इन्होंने। और कहते हैं कि एक ब्राह्मण की बात कभी खाली नहीं जाती, तो मुझे लगता है कि आपकी सारी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होगी और आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और निसंदेह आप वो सारे अच्छे काम कर सकती हैं। आप उन तमाम निराश माता-पिताओं की जो झोली है खुशियों से भर सकती हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमसे थैंक यू जुड़ने के लिए। एवरीवन। और इतनी बढ़िया जानकारी आपने दी, किरदार ज़िंदगी में समय निकाला। इतना मुश्किल समय एक डॉक्टर का होता है, लेकिन फिर भी आपने इतनी मुस्कुराहट के साथ 1 घंटा हमारे साथ बिताया। आपका बहुत-बहुत आभार। सारी मुरादें आपकी पूर्ण हो, जो भी आपकी थैंक यू अभिलाषाएँ हैं, ईश्वर एवरीवन। पूर्ण करे। मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपने सब एक्सपीरियंसेस शेयर कर कर। आई हैड अ ग्रेट टाइम। हमें भी बहुत खुशी हुई और तमाम दर्शकों सुधी सभी को हम आज के लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप आते हैं तभी हमारे पटल पर 4 चाँद लगते हैं। 4 चाँद नहीं, 8 चाँद, 8 चाँद नहीं, 12 चाँद, पता नहीं कितने चाँद, क्योंकि आपके कारण ही हमारा कार्यक्रम इतना बढ़िया, इतना लोकप्रिय हो पा रहा है, तो हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। अगली बार नए किरदार के साथ परिचर्चा का लुत्फ़ उठाइए। रविवार शाम 7 बजे एक और बेहतरीन विषय के साथ। शादीशुदा पुरुष या महिला जब अवैध संबंधों में पड़ जाते हैं तब क्या कुछ होता है, उन तमाम बातों पर हम इस बार रविवार को हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के समृद्ध पटल को, जो कि फेसबुक पेज है, उसे आप फॉलो करें, उसे आप लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार नए-नए बेहतरीन किरदारों के साथ, जैसे आज एक बेहतरीन किरदार से मिलवाया, अगली बार फिर मिलवाऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।